गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th है, विज्ञान हम पढ़ रहे थे, उसी में लेसन नंबर चल रहा था आनुवांशिकी। लेसन नंबर 3 है जेनेटिक्स आनुवांशिकी। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने आनुवांशिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमको देखा था। मेंडल का परिचय है, उसके बारे में भी हमने देखा था। अब आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावलियाँ परिभाषाएं आपको समझ में आए होगी और उन्हीं के आधार पर मेंडल ने फिर नियम दिए थे। जो आनुवांशिकता से संबंधित परिभाषाएं उससे संबंधित है, तो मेंडल ने क्या किया, प्रयोग किया था एकल संकर संकरण का प्रयोग और द्विसंकर संकरण का प्रयोग। तो किस पौधे पर किया गया था? मटर के पौधे पर। मटर का जो पौधा होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है पायक्सिम सेटाइवम। उस मटर के पौधे पर उसने प्रयोग किए थे। कितने प्रयोग किए थे? 2 प्रयोग, एकल संकर संकरण का प्रयोग और द्विसंकर संकरण का प्रयोग। और इन्हीं दोनों प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने नियम दिए थे, जिन्हें आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। इन नियमों को देने के पश्चात में इनको एक उपलब्धि प्रदान हो गई थी। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाने लगा था। तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और मेंडल ने दोनों प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए, जिन्हें आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के नियम पढ़ेंगे। कौन कौन से नियम हैं? 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम इन दोनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने दिए थे। आनुवांशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम या मेंडल के नियम। मेंडल के नियम मेंडल्स लॉ या आनुवंशिकता के नियम हो सकते हैं। तो कितने नियम हैं? 3 नियम दिए उन्होंने। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने ये 3 नियम दिए थे, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जो प्रथम के दोनों नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित है। जो दूसरा नियम है, एक थर्ड नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की परिभाषा हमने पहले देखी थी। मतलब एकल संकर संकरण किसे कहते हैं? जब पादप के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है, तो इस संकरण को हम क्या कर सकते हैं? एकल संकर संकरण कहते हैं। और जब पादप के 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इन दोनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले जो दोनों नियम है वो किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर आधारित है। और थर्ड नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इनकी हम डिटेल देख लेते हैं।
प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? मेंडल ने जो प्रयोग किए थे एकल संकरण का और द्विसंकरण संकरण का प्रयोग किया था, ये किस पर आधारित है? एकल संकरण पर आधारित है। अब मेंडल ने जो मटर का पौधा है उस पर पौधे पर प्रयोग किया था। तो प्रभाविता का नियम क्या करता है कि मतलब जब पादप के एक जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है तो क्रॉस करने के पश्चात में जो प्राप्त होने वाली पीडी होती है F1 पीडी है, उस F1 पीडी में जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। जब पादप के एक जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है तो प्राप्त होने वाली F1 पीडी में प्रभावी जो लक्षण होते हैं पौधे के वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब पादप के एक जोड़ी विपर्यासी विपर्यासी का मतलब समझेंगे विपरीत जो लक्षण है, विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस का मतलब संकरणीय है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं क्रॉस बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है? संकरण। जब पादप के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है तो प्राप्त होने वाली F1 पीडी में पादप के प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। पादप के प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? जब पादप के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया जाता है तो प्राप्त होने वाली F1 पीडी में पादप के प्रभावी लक्षण जो होते हैं अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया? पादप के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, जैसे कि मेंडल ने एक तो लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा लिया और दोनों के मध्य क्रॉस किया, संकरण कराया और संकरण के पश्चात F1 पीडी प्राप्त की। जब F1 पीडी प्राप्त की तो उसमें सभी जो पौधे प्राप्त हुए थे उसको लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। कैसे प्राप्त हुए थे? सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। जो लंबे पौधे हैं वो प्रभावी लक्षण कारक हैं, वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि बौने पौधे को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसी को उन्होंने नाम दे दिया प्रभाविता का नियम का। अब मेंडल ने क्या किया? एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक
शुद्ध बौना पौधा लिया, एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के मध्य क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के पश्चात जो F1PD प्राप्त हुई, उस F1PD में सभी जो पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए, उसको लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसा कि हमने क्या किया, मेंडल ने एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा लिया, और उसका किसके साथ में क्रॉस कराया, शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबे पौधे के लिए उन्होंने जो कारक हैं चिन्ह हैं उसको कैपिटल टी से दर्शाया था, जो जीन्स है या कारक हैं उनको किससे दर्शाया, कैपिटल टी और कैपिटल टी से दर्शाया। और शुद्ध बौना पौधा है उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल टी का प्रयोग किया, स्मॉल टी और स्मॉल टी का प्रयोग। इनको जनक कर सकते हैं, जनक। अब जनक जो हो गए उनके पश्चात में कोशिका विभाजन होता है और उसमें क्या प्राप्त होंगे, युग्मक प्राप्त होंगे। तो इससे कौन कौन से युग्मक, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इससे जो युग्मक बनेंगे वो कौन से हो जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जैसे युग्मक प्राप्त हो जाते हैं, युग्मक बनने के पश्चात इनका आपस में क्रॉस होगा, संकरण होगा। तो इसका क्रॉस हम पहले इन दोनों से कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से कराएंगे। जैसे कि इसका क्रॉस इससे होगा, तो प्रभावी लक्षण है, लक्षण कारक है, उसको पहले लिखा जाता है और अप्रभावी लक्षण कारक को बाद में लिखा जाता है। तो कैपिटल अक्षर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो पहले हम किसको लिखेंगे, प्रभावी लक्षण कारक को, और बाद में किसको लिखेंगे, अप्रभावी लक्षण कारक को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इसके साथ में कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका इस वाले के साथ में कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें जो प्रभावी कारक है, प्रभावी लक्षण कारक है, वो अप्रभावी लक्षण कारक को प्रकट नहीं होने देता है। ये जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, शुद्ध अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये भी अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा, ये भी अशुद्ध लंबा, सभी पौधे जो हैं इस प्रकार के प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। शुद्ध लंबा पौधा। देखिए जो कैपिटल टी दोनों ही ऐसे प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होता, शुद्ध लंबा पौधा। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब है लंबा तो है लेकिन किस प्रकार का लंबा है, अशुद्ध लंबा हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी आ रहा है, इसलिए उसको अशुद्ध कहते हैं। तो ये अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध लंबा, और जो शुद्ध होना है, शुद्ध होने के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब मैंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के पश्चात में सभी जो पौधे उसको प्राप्त हुए, वो सभी किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे? अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। 100% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। सभी कैसे प्राप्त हुए थे पौधे? इसको 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें जैसे ही उसने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के पश्चात जो प्रभावी लक्षण कारक है, प्रभावी लक्षण कारक कौन सा है? लंबे पौधे का। वह जो बौने पौधे होते हैं, उन बौने पौधे के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे मतलब एक खेत है, उस खेत के अंदर एक फसल खड़ी हुई है, फसल खड़ी है, जैसे मक्का की फसल है, उस मक्का की फसल में पहले बीज डाले होंगे, मतलब बीज डालने के पश्चात मक्का के पौधे उग जाते हैं, और उगने के पश्चात में यदि हम बाहर से देखते हैं, तो बाहर से देखने के पश्चात में वहाँ पर जो लंबे पौधे होते हैं वो हमें सब दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें छोटे पौधे होते हैं मक्का के, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभावी जो लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। तो ये प्रभाविता का नियम है। तो प्रभावी लक्षण कारक है वो अप्रभावी लक्षण कारक को प्रकट नहीं होने देते हैं, इसी को हम कह सकते हैं प्रभाविता का नियम कर सकते हैं। अब मेंडल ने ये जो नियम था प्रभाविता का नियम, एकल संकर संकरण पर आधारित था, एकल संकर संकरण पर आधारित यह नियम है। दूसरा जो नियम है वो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम। सेकंड नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? ये भी किस पर आधारित है? पहले तो एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। मैंने जो भी प्रयोग किए थे, दो प्रयोग, एकल संकर संकरण का और द्विसंकर संकरण का। तो यह नियम भी किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो जब F1PD प्राप्त हो जाती है, F1PD से प्राप्त पौधों के मध्य जब स्वपरागण कराया जाता है, तो स्वपरागण कराने के पश्चात जो प्राप्त पौधों के लक्षण होते हैं एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसा कि मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के पश्चात F1PD प्राप्त हो गई। अब F1PD प्राप्त होने के पश्चात आपस में स्वपरागण कराया जाता है, और स्वपरागण कराने के पश्चात जितने भी उसको पौधे प्राप्त हुए थे, दिखाई दिए थे, तो उनके जो भी लक्षण होते हैं एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको कहते हैं। पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? F1PD से प्राप्त पौधों के मध्य F1PD से प्राप्त पौधों के
मध्य स्वपरागण कराने पर प्राप्त होने वाली F2 विधि में पौधों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे भी पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है। कराने के पश्चात प्राप्त होने वाली जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में पौधों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं। आप इसे रिपीट कर रहा हूँ सही। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य जब स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण कराने के पश्चात प्राप्त होने वाले F2 पीढ़ी में पौधों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहा जाता है। और ये नियम किस पर आधारित है? एकल संकर संक्रमण प्रयोग पर आधारित है। तो मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया और फिर F1 पीढ़ी प्राप्त की। और F1 पीढ़ी प्राप्त करने के पश्चात F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए उनके मध्य स्वपरागण कराया। और स्वपरागण कराने के पश्चात में उसको जो भी पौधे प्राप्त हुए थे वो अलग अलग प्रकार के प्राप्त हो गए थे। इसलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे? 100% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे F1 पीढ़ी में, तो लेकिन वहीं पर स्वपरागण करा दिया। और स्वपरागण कराने के पश्चात कुछ पौधे अलग प्रकार के भी उसको प्राप्त हो गए, दिखाई दिए, जिनमें कुछ लंबे थे, कुछ बौने पौधे भी प्राप्त हुए थे। वो भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्रॉस कराया। तो पृथक्करण के नियम को समझाने के लिए मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया। लंबा पौधा और इसका क्रॉस किससे कराया? शुद्ध बौने पौधे से। शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी कारक का उपयोग किया। तो इसको हम क्या कहते हैं? जनक। मेंडल ने इसको क्या कहा? जनक। और जैसे जनक प्राप्त करते हैं यहीं पर क्या बनते हैं? युग्मक। इसके द्वारा कोशिका विभाजन के द्वारा कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल। अब जैसे शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के
क्रॉस कराने के पश्चात में कौन सी विधि आएगी? पहले F1 विधि, ये हो गए युग्मक और इन युग्मकों के मध्य क्रॉस। इसका क्रॉस हम पहले किससे कराएंगे? इससे। क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि प्रभावी लक्षण को लक्षण कारक को पहले लिखा जाता है और अप्रभावी को बाद में। फिर इसका इसके साथ में क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका इन दोनों के साथ में इसका इसके साथ में क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं कैसे प्राप्त होंगे? पहले तो इसमें सभी अशुद्ध लंबे पौधे, सभी अशुद्ध लंबे पौधे, तो ये कौन सी विधि है? F1 विधि। कौन सी विधि है? F1 विधि। अब पृथक्करण का नियम क्या करते हैं? यहाँ तक तो हो जाता है कि प्रभाविता का नियम हो जाता है। अब पृथक्करण का नियम क्या करते हैं? F1 विधि से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण कराने के पश्चात प्राप्त होने वाली F2 विधि में जो भी लक्षण होते हैं बालकों के वो अलग अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो जैसे F1 विधि प्राप्त होगी, F1 विधि में सभी पौधे शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो गए। अब इनका हम क्या कराएंगे? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब उन्हीं के साथ में क्रॉस। जो पौधे हमें प्राप्त हुए सभी कैसे प्राप्त हो रहे हैं? अशुद्ध लंबे, और अशुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस अशुद्ध लंबे के साथ में कराएंगे, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर क्या करा रहे हैं? स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर युग्म कौन से प्राप्त हो जाएंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये युग्म हो गए। तो इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कराएंगे प्रभावी का तो पहले लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ में यहाँ पर भी प्रभावी का तो पहले लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट में अंत में क्या जाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए अब इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल आ गए, इसका मतलब क्या है? शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, क्योंकि दोनों क्या है? कैपिटल है, कैपिटल टी है, शुद्ध लंबा पौधा है। ये इस प्रकार का अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा, ये भी अशुद्ध लंबा पौधा है, और ये शुद्ध होना पौधा। तो जैसे ही F1 पीडी थी, F1 पीडी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने के पश्चात पहले हमें कैसे प्राप्त हो रहे थे पौधे? सभी अशुद्ध लंबे थे, लेकिन अशुद्ध लंबे थे, उनमें स्वपरागण कराया तो हमें अलग अलग प्रकार के पौधे और दिखाई दिए, जो अलग अलग प्रकार के अनुपात में होंगे। एक निश्चित अनुपात हो गया,
जैसे कि जो भी अनुपात प्राप्त होता है तो दो प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है, एक तो लक्षण प्रारूप अनुपात और एक होता है जीव प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? जीवों की बाहरी संरचना को प्रकट करने वाले जो भी कारक होते हैं उनको लक्षण प्रारूप कहते हैं और अनुपात को लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। और जीव प्रारूप जीवों की आंतरिक संरचना को प्रकट करने वाले कारक जीव प्रारूप कहलाते हैं और उनमें जो अनुपात होता है उनको जीव प्रारूप अनुपात कहते हैं। तो दो प्रकार का अनुपात यहाँ पर प्राप्त होगा, एक तो है लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? बाहरी संरचना को प्रकट करने वाले कारक या अनुपात। बाहरी संरचना कौन कौन सी होती है? मतलब एक तो हमने पौधा कौन सा लिया वो बाहरी संरचना को दर्शाता है। कौन कौन से पौधे लिए थे स्टार्टिंग में? लंबे पौधे और बोने पौधे, लंबा और बोना पौधा। तो लंबे पौधे या लंबा पौधा अनुपात बोना पौधा, लंबा पौधा और बोना पौधा। तो लंबे पौधे कितने प्राप्त हो रहे हैं? ये F2 पीडी हो गई यहाँ। कौन सी पीडी? F2 पीडी। तो लंबा पौधा कितना, कौन कौन से कितने हैं? 1, 2 और 3। कितने? 3। और अनुपात बोने पौधे कितने हैं? क्या मात्र 1। तो जो लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 3:1। 3:1। जीव प्रारूप अनुपात, जीव प्रारूप अनुपात। तो जीवों की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना को प्रकट करने वाले कारक होते हैं उनको हम कहते हैं जीव प्रारूप कहते हैं, अनुपात को जीव प्रारूप अनुपात कहते हैं। तो कौन कौन से कारक हमें प्राप्त हो रहे हैं? जीन्स प्राप्त हो रहे हैं या आंतरिक संरचना प्राप्त हो रही है? कौन कौन से? तो है शुद्ध लंबा पौधा और एक है अशुद्ध लंबा पौधा और थर्ड है शुद्ध बोना पौधा। तो शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबा पौधा अनुपात अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा और अनुपात शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा, ये 3 प्रकार के हो रहे हैं पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? शुद्ध लंबे पौधे एक ही है, 1। अनुपात अशुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? 1 और 1 2 हो गए, 1:2। फिर शुद्ध बोना पौधा 1। तो 1:2:1 ये क्या प्राप्त होता है? हो जाता है जीव प्रारूप अनुपात। और लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त होता है हमें? लंबा पौधा और बोना पौधा मतलब 3:1 और जीव प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त होता है? 1:2:1। इस प्रकार से तो पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण के नियम में 2 प्रकार के अनुपात दिखाई दे, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीव प्रारूप अनुपात। तो जब F1PD है, F1PD के में प्राप्त पौधों का क्रॉस या स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण कराने के पश्चात जो भी F2PD होती है, तो F2PD में जो पादप के लक्षण होते हैं एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पहले हमने लंबे व बोने पौधे लिए थे और F1PD में कैसे प्राप्त हुए थे? अशुद्ध लंबे। लेकिन जैसे F1PD है अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, उनमें स्वपरागण कराया तो अलग अलग प्रकार के और भी पौधे में प्राप्त हो गए जो एक निश्चित अनुपात में प्रकट होता है। इसलिए इसको हम नाम कहते हैं इन्होंने पृथक्करण का नियम का।
यहाँ तक हमने देखा है तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनमें से 2 नियम आज हमने किए हैं। जो थर्ड नियम है आगे कक्षा में हम करेंगे। अपेक्षा ये है कि आपको जो भी हम वीडियो दिखा रहे हैं वो समझ में आए होंगे। यदि समझ में आते हैं तो आप अधिक से अधिक इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।